हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल से अपने क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन की सीरीज चालू कर दी है, उसको कंटिन्यूज करेंगे। कल माइक चलते चलते बंद हो गया, इसलिए 20 क्वेश्चन की सोल्यूशन करवाई। आज 21 से स्टार्ट करेंगे 20 क्वेश्चन की सीरीज। 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मैंने खुद तैयार किए हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वालिटी फैक्टर 20, इंडक्टेंस 5 हेनरी, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। तो रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करें। रेजिस्टेंस की इसके अंदर क्वालिटी फैक्टर क्या रहता है? क्वालिटी फैक्टर को फाइगर्स ऑफ मेरिट फैक्टर भी कहते हैं। क्वालिटी फैक्टर ज्ञात करने के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ रहता है, या 1 अपॉन में cos फाइव, या 1 अपॉन में r अपॉन में z। z अपॉन में r, z ऊपर आ जाएगा, ओमेगा एल डिवाइड बाई आर, और 1 अपॉन में ओमेगा आर सी। इसके लिए अपने पास क्वालिटी फैक्टर है, इंडक्टेंस है, फ्रीक्वेंसी है, तो अपने ओमेगा एल डिवाइड बाई आर को यूज में लेंगे। क्वालिटी फैक्टर बराबर ओमेगा एल डिवाइड बाई आर। ओमेगा का मान ज्ञात करने के लिए ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 गुना पाई गुना 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गुना 5 हेनरी का इंडक्टेंस, और अपॉन में रेजिस्टेंस। क्वालिटी फैक्टर अपने पास 20 है, तो 20 रेजिस्टेंस के स्थान पर आ जाएगा, तो इससे अपने पास होगा 2 पाई एफ। अरे यार, वापिस थोड़ी लिखेंगे इसको। इसके अंदर होगा 2 पाई एफ, 50 गुना 500, 500 गुना 1000, पाई अपॉन में 20, 20 जीरो से जीरो, तो यहाँ पर आएगा 50, 50, 50 गुना पाई करेंगे, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 50 दिए 150, और ये आ जाएगा 157.07 ओम का रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 22। जर्मेनियम की होल मोबिलिटी और गैलियम आर्सेनाइड की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्रमशः होगी। और मोबिलिटी मोबिलिटी कहते हैं गतिशीलता को। ये सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड या मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकंड रहता है। ओके, तो सबसे पहले सभी की आपको बताता हूँ, जर्मेनियम जो रहता है, जर्मेनियम के अंदर 0 डिग्री केल्विन के ऊपर और 300 डिग्री केल्विन के ऊपर, 0 डिग्री केल्विन पर रहता है इसकी फॉरबिडन एनर्जी के। ऊर्जा अंतराल की बात करें तो ये 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। 300 डिग्री केल्विन पर ऊर्जा अंतराल जो है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन के अंदर 0 डिग्री केल्विन के ऊपर और 300 डिग्री केल्विन के ऊपर, 0 डिग्री केल्विन पर ऊर्जा अंतराल 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 डिग्री केल्विन के ऊपर रहेगा 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम, सिलिकॉन और अब गैलियम आर्सेनाइड, तो गैलियम आर्सेनाइड के अंदर 0 डिग्री केल्विन पर और 300 डिग्री केल्विन के ऊपर, 0 डिग्री केल्विन के ऊपर इलेक्ट्रॉन, 0 डिग्री केल्विन के ऊपर फॉरबिडन एनर्जी के ऊर्जा अंतराल जो है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी पूछ रहे थे, इलेक्ट्रॉन याद आ रहा बार बार। 0 डिग्री केल्विन के ऊपर फॉरबिडन एनर्जी के 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है, और 300 डिग्री केल्विन के ऊपर 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। अब जर्मेनियम के अंदर होल की तुलना में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है। इलेक्ट्रॉन की सिलिकॉन के अंदर 3800, इलेक्ट्रॉन की है 1800। अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ लिख रहा हूँ, याद करने में भी आसानी होगी आपको। 3800 1800 सेमी स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकंड रहेगा।
सिलिकॉन के लिए रहेगा 1300, 500 इसमें 1300 है इलेक्ट्रॉन, 500 है होल। मोबिलिटी सेमी स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकंड। और गैलियम आर्सेनाइड के लिए बात करें तो इसके लिए रहेगा 5500, 1400, 5500 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 1400 होल मोबिलिटी है, सेमी स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। क्वेश्चन के अंदर अपने पूछा है जर्मेनियम की होल मोबिलिटी तो 1800 और गैलियम आर्सेनाइड की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी तो 5500। ऑप्शन नंबर सी राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 23, सिलिकॉन 0 डिग्री के अभी बताया जस्ट आपको, सिलिकॉन 0 डिग्री केल्विन के लिए रहेगा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैलियम आर्सेनाइड 300 डिग्री 1.47, गैलियम आर्सेनाइड 0 डिग्री केल्विन 1.52 और जर्मेनियम 300 डिग्री केल्विन 0.72। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 24, इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो रहते हैं HCBF है, H की रहती है 180 डिग्री के सेल्सियस, C के लिए 225 डिग्री सेल्सियस, B के लिए 130 डिग्री सेल्सियस, F के लिए 155 डिग्री सेल्सियस और A के लिए रहता है 105 डिग्री सेल्सियस, Y के लिए रहता है 90 डिग्री सेल्सियस Y, या आप E के लिए रहता है 120 डिग्री सेल्सियस। ये इंसुलेटिंग मटेरियल का तापमान सहनशीलता क्षमता है। ए के अंदर आता है लकड़ी कागज कपड़ा, ये मटेरियल कपड़ा आता है, और ए के अंदर तेल में भिगा हुआ, ई के अंदर माइका एस्बेस्टस बेकेलाइट जैसे मटेरियल आ जाते हैं, और एफ के अंदर इनकी थोड़ी मिश्रण के अंदर आएगा, और बी के अंदर उच्च क्वालिटी का मटेरियल रहेगा, और एच और सी के अंदर ग्लास और पोर्सलिन जैसे मटेरियल आएंगे। सी के अंदर ग्लास पोर्सलिन के अंदर उच्च क्वालिटी का रहेगा। अब ऑप्शन अपना हो जाएगा एच का 180 पहले का 7, बी का 225 और बी का रहेगा 6, सी का रहेगा 225 और बी का रहेगा 130 4 नंबर, और एफ का रहेगा 155 यानी कि 5 नंबर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास डी। क्वेश्चन नंबर 24 का रहेगा डी। क्वेश्चन 25, शॉर्ट पिच वाइंडिंग और लॉन्ग पिच, शॉर्ट पिच फैक्टर वाइंडिंग की हानि और लॉन्ग पिच फैक्टर की हानि क्रमशः बताइए। तो वाइंडिंग के अंदर इनके पिच फैक्टर की बात करें तो पिच फैक्टर रहता है केपी, और इसमें शॉर्ट पिच फैक्टर रहता है फुल पिच रहता है, और लॉन्ग पिच रहता है। फुल पिच की बात करें शॉर्ट पिच के अंदर कॉइल स्पान की वैल्यू रहती है स्लोट अपॉन में, स्लोट अपॉन में, स्लोटों की संख्या अपॉन में नंबर ऑफ पोल के द्वारा पिच फैक्टर, और कॉइल स्पान की तुलना में पोल पिच की जो वैल्यू रहती है वो हाई होती है। फुल पिच के अंदर कॉइल स्पान की जो वैल्यू रहती है पोल पिच के तुल्य रहती है, और लॉन्ग पिच के अंदर कॉइल स्पान की जो वैल्यू रहती है वो पोल पिच की तुलना में ज्यादा रहती है। ये मैं बना रहा हूं स्लोट्स। इन स्लोटों में ये वॉयलेट कलर की जो है ये कंडक्टर रखे गए हैं, चाहे एक स्लोट में अपने 20 माने 30 माने 50 हो 100 कंडक्टर हो, जितने भी कंडक्टर है, लेकिन जो कंडक्टर की लेंथ एक्टिव लेंथ वो कहलाएगी जो स्लोटों के अंदर रहती है, वही टॉर्क उत्पादन या ईएमएफ उत्पादन का कार्य करती है। जो बाहर कंडक्टर रहता है ये दो कंडक्टरों को जोड़ने के लिए रहता है, इसे ओवरहैंग के नाम से जानते हैं। जो ये भाग रहता है, तो शॉर्ट पिच के अंदर स्लोटों में नंबर्स ऑफ कंडक्टर तो सेम रहते हैं, लेकिन कॉइल स्पान का मान कम होने से सामान्य से
इसके अंदर आवर हैंग की लेंथ कम चाहिए, इसीलिए कम तांबा लागत रहती है, कम तांबा लागत फुल पिच के अंदर एक समान रहती है। और लॉन्ग पिच फैक्टर की बात करें तो ज्यादा तांबा लागत रहती है, और ज्यादा तांबा मतलब ज्यादा कॉस्ट लगेगी, ज्यादा तांबा लागत, तो लॉन्ग पिच फैक्टर की हानि होगी, ज्यादा तांबा लागत। ओके, तो ऑप्शन नंबर ज्यादा तांबा लागत और हैंग में तांबा बचत, ज्यादा इंसुलेशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर इस हिसाब से अपने ए और बी बनाना है। शॉर्ट पिच फैक्टर के अंदर हार्मोनिक प्रभावों को खत्म करती है, शॉर्ट पिच जो फैक्टर रहता है प्रभावों को खत्म करेगा। एंड कनेक्शन पर कॉपर कॉपर सेविंग हो रहा है, एंड कनेक्शन पर तांबा बचत, और ईएमएफ की प्योर साइनोसाइडल वेवफॉर्म प्राप्त होती है अपने को। और इसका लॉस एक ही है भी, आउटपुट जो वोल्टेज रहती है उसमें कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास बी। कोई क्वेरी हो क्वेश्चन में बताना, उसको दोबारा से अपने सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूप्लेक्स लेप रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान ज्ञात करें। लेप और वेव वाइंडिंग रहती है, नई पीडीएफ लेते हैं अपने। लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग कहा जाता है, और वेव जो रहती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहलाती है, सीरीज वाइंडिंग कहलाती है। लेप के अंदर वोल्टेज का मान कम रहता है और धारा का मान ज्यादा रहता है। वेव के अंदर वोल्टेज का मान हाई रहता है और धारा का मान कम रहता है, क्योंकि इसके अंदर वाइंडिंग जो रहती है सीरीज क्रम में लगी होती है। सीरीज क्रम के अंदर वोल्टेज हाई हो जाता है, प्रति टर्न्स के पीछे या प्रति कंडक्टर के पीछे बात करें सीरीज में लगे होंगे तो वोल्टेज का मान एडिटिव के अंदर चला जाएगा और वोल्टेज का मान बढ़ेगा, धारा का मान कम हो जाता है। हो गया ऐसा। अब इसके अंदर बात करते हैं, सिंप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स। सिंप्लेक्स के अंदर पोलों की जो संख्या रहती है समांतर पथों, पोलों की जो संख्या रहती है, नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ की बात करें तो पोलों के इक्वल रहते हैं, यानी कि अपने लगाएंगे यहाँ पर अलग कलर रहते हैं, पोल पोलों के तुल्य रहती है। अब ये नहीं कि पोलों के साथ आप ए को गुणा करते हुए, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि पोलों की सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग के अंदर पोलों की संख्या इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ जो रहते हैं पोलों की संख्या के तुल्य रहते हैं, इसीलिए पोल इक्वल में लिखकर ब्रैकेट में ए कर दिया, ए नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ है। ओके, ये ध्यान रखना, कहीं पी से ए को गुणा कर दो ये डबल हो जाएगा फिर। तो ड्यूप्लेक्स में पोलों की जो संख्या रहती है नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ पी गुणा दो के इक्वल्स नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे। ट्रिप्लेक्स के अंदर पोलों की जो संख्या रहती है, पोलों की संख्या के इक्वल नंबर्स ऑफ पैरेलल जो पाथ रहेंगे पी गुणा तीन के इक्वल्स नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे। और क्वार्टरप्लेक्स के अंदर पोलों की संख्या बराबर समांतर पथों की संख्या पी गुणा चार के इक्वल्स नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे। और वेव वाइंडिंग की बात करें तो इसके अंदर पोलों की संख्या बराबर समांतर पथों की जो संख्या रहती है वो रहेगी दो। ड्यूप्लेक्स के लिए पोलों की संख्या बराबर समांतर पथों की जो संख्या रहती है वो रहेगी दो गुणा दो के इक्वल्स नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ। दोबारा बता रहा हूँ कि जो पोलों के वेव वाइंडिंग लेप वाइंडिंग के अंदर पोलों की संख्या इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ की बात करें तो वो पोलों के तुल्य रहते हैं, इसीलिए मैंने ये पोल लिखा है। बताने के लिए पोलों के बराबर नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ है, ब्रैकेट में ए लगाया है भी, ये पैरेलल पाथ को शो कर रहा है। ओके, तो ड्यूप्लेक्स के अंदर पोलों की संख्या बराबर सिंप्लेक्स के अंदर दो के इक्वल नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे।
ड्यूप्लेक्स के अंदर पोलों की संख्या बराबर समांतर पथों की संख्या होगी, वो 2 गुणा 2 के इक्वल्स नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे, यानी कि 4। ट्रिप्लेक्स के अंदर पोलों की संख्या बराबर समांतर पथों की संख्या 1 सेकेंड इक्वल्स 2 गुणा 3 के इक्वल्स नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे। और क्वार्टरप्लेक्स के अंदर पोलों की संख्या बराबर समांतर पथों की संख्या 2 गुणा 4 के इक्वल्स नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे। 2 बार बता दी आपको, फिर भी आप गुणा करोगे तो करोगे। इसको गुणा नहीं करना है। पोल इसलिए लिखा है कि इनके इक्वल नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे, ए ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है मैंने। अब जो अपने पास सिंप्लेक्स है, ड्यूप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, क्वार्टरप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स के अंदर अपने बात करें प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो घड़ी के समान दिशा में घूमती हुई दिखाई पड़े और एक दूसरी कॉइल को काटे नहीं, तो उसे प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहेंगे। रिट्रोग्रेसिव रहती है जिसमें घड़ी की घूमने की दिशा से अपोजिट डायरेक्शन में घूमती हुई दिखाई पड़े और एक दूसरी कॉइल को काटे, तो उसे रिट्रोग्रेसिव कहेंगे। इन दोनों के अंदर कम्यूटेटर पिच का मान क्या रहेगा, लेप के अंदर बात करते हैं और बात करते हैं वेव के अंदर। प्रोग्रेसिव लेप वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, 1 सेकेंड, प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव लेप वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग। इन सब के अंदर कम्यूटेटर पिच वाई सी को देखेंगे। तो सिंपलेक्स के अंदर प्रोग्रेसिव में कम्यूटेटर पिच का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा और रेट्रोग्रेसिव के अंदर कम्यूटेटर का पिच का मान हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो सिंपलेक्स के अंदर +1 रहेगा, ड्यूप्लेक्स के अंदर +2 रहेगा, ट्रिप्लेक्स के अंदर +3 रहेगा, क्वार्टरप्लेक्स के अंदर +4 होगा। वेव वाइंडिंग में सेम रहेगा। सिंप्लेक्स के अंदर प्रोग्रेसिव वेव, सिंप्लेक्स वाइंडिंग के अंदर +1, +2, +3 और क्वार्टरप्लेक्स के अंदर +4 कम्यूटेटर पिच का मान रहेगा। रिट्रोग्रेसिव लेप वाइंडिंग की बात करें तो सिंप्लेक्स के अंदर कम्यूटेटर पिच का मान -1, ड्यूप्लेक्स में -2, ट्रिप्लेक्स के अंदर -3 और क्वार्टरप्लेक्स के अंदर -4। रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के अंदर बात करें तो कम्यूटेटर पिच का मान सिंप्लेक्स में -1, ड्यूप्लेक्स में -2, ट्रिप्लेक्स में -3 और क्वार्टरप्लेक्स के अंदर -4 इज ए वैल्यू रहेगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, देखना इनको, कोई क्वेरी हो तो बताना, देखेंगे फिर वापिस। तो अभी अपने लिए ड्यूप्लेक्स ले रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, तो कम्यूटेटर पिच का मान रेट्रोग्रेसिव में आपको बताया नेगेटिव रहेगा, ड्यूप्लेक्स है तो -2 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी प्रति इकाई विद्युतीय क्षेत्र के अंदर चार्ज रखने पर उसके ऊपर जो बल लगता है उसे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर रहती है। पिछले लेक्चर में मैंने बता ही दिया, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों होंगे, तो इसीलिए हो जाएगा बोथ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन मीटर में बोबिन में दो नरम लोहे के टुकड़े होते हैं जिनमें एक पर एक फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल रहता है जो मूव करता है, या वेरिएबल या मूवेबल कह सकते हैं। तो दोनों के मध्य अधिकतम विचलन संभव है। दोनों के अंदर एक फिक्स रहेगा और एक है मूवेबल, तो दोनों आपस में कितना डिग्री का एंगल लेंगे तो वो डिग्री रहता है, ये सेल्सियस नहीं है भाई, ओनली सिर्फ डिग्री है। तो इसके अंदर एंगल रहता है माइनस माइनस प्लस, इसके अंदर कुछ नहीं, ओनली सिर्फ 20 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट रहता है। दोनों के मध्य फिक्सड है, वो फिक्स रहेगा, और मूवेबल है, वो कितना डिग्री का एंगल लेगा, तो वो 20 डिग्री का एंगल लेगा। और 20 डिग्री के अंदर अगर अपने बात करें
तो ये मीटर जो रहता है प्लस 240 डिग्री, फुल स्केल डिफ्लेक्शन रहती है इसकी। एसी एंड डीसी दोनों पर वर्क कर सकता है, लोडिंग पर भी कुछ समय तक काम कर सकता है। ओके। और जो रिपल्शन टाइप रहता है ये अट्रैक्शन की तुलना में अत्यधिक तेजी से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक एमीटर में फुल स्केल धारा 20 मिली एम्पियर, एम बड़ा लिख दिया तो मेगा मत समझ लेना, मिली एम्पियर है। तो आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम का है। एमीटर का फुल स्केल धारा 2 एम्पियर तक विस्तारित करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए प्रतिरोध कैसे और किस मान का जोड़ना चाहिए, देखते हैं। तो सीरीज के अंदर अपने जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू याद करते हैं, वो शंट के अंदर पैरेलल्स में आपको क्या बताया कि हर एक कंपोनेंट्स के ऊपर वोल्टेज इक्वल रहेगी। सप्लाई वोल्टेज के तुल्य पैरेलल्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उनके ऊपर समान वोल्टेज ड्रॉप रहेगा। तो इसीलिए मीटर के अंदर कितनी धारा है और मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, तो अपने पास वोल्टेज आ जाएगी। जितनी मीटर की जो कॉइल है उस पर वोल्टेज ड्रॉप है, उतना ही जो अपने शंट लगाएंगे उसकी वैल्यू रहेगी। शंट तो इसके कारण अपने पास हो गया बी एंड सी, डी ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। और कितनी धारा फ्लो करवानी है और पहले मीटर कितनी कर रहा था, पहले कर रहा था 20। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, आई एन। तो अब पैरेलल्स में वोल्टेज सेम आ गई और मीटर कितनी एम्पियर करंट फ्लो करवा रहा था और टोटल धारा कितनी है। तो टोटल धारा में से मीटर की धारा निकाल देंगे तो जो शंट में से करंट फ्लो करेगा वो आ जाएगा। शंट शंट के अंदर से करंट फ्लो करेगा वो करंट, और जो वोल्टेज रहेगी पैरेलल्स में उस वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। 20 मिली एम्पियर तो 20 गुणा 10⁻³ गुणा मीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम का, अपॉन में टोटल धारा फ्लो करवानी है 2 एम्पियर, तो -20 गुणा 10⁻³ अभी अपने पास वैल्यू है मिली एम्पियर में। इसको सीधा एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 20/में 1000 डिवाइड कर देंगे, 0.02 आ जाएगा। यहाँ पर आपने वैल्यू रख दी 0.02, तो यहाँ पर वैल्यू 0.02। तो सोल्यूशन करो इसका। 0.02 गुणा 100 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड 1.98 रहेगा, 1.98। तो 1.01 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, पैरेलल्स में लगाएंगे और शंट होगा। शंट कितने करंट फ्लो करेगा, तो 1.01 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। शंट में धारा का मान, शंट में रेजिस्टेंस की वैल्यू याद करने के लिए या एम्पियर मीटर में शंट की वैल्यू याद करने के लिए मीटर पैरेलल्स में वोल्टेज सेम रहेगी, इसीलिए मीटर के अंदर धारा कितनी है और मीटर का रेजिस्टेंस कितना है इससे वोल्टेज आ जाएगी। टोटल धारा कितनी फ्लो करवानी है और मीटर कितनी फ्लो कर रहा था तो माइनस करेंगे, तो शंट कितनी करंट फ्लो, शंट से कितनी धारा फ्लो करवानी है वो, और शंट के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप के अंदर करंट, शंट कितना करंट फ्लो करेगा वो डिवाइड करेंगे तो अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। 1.01 ओम की वैल्यू अपने पास आएगी। फिर भी क्वेरी हो तो बताना, करेंगे सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30, हाफ वेव रेक्टिफायर पैरामीटर का मिलान कीजिए। करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को पूरा कंप्लीट, फुल वेव को सबको कंप्लीट करेंगे। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर।
सेंटर टेप, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर सेंटर टेप और ब्रिज ब्रिज रेक्टिफायर। हाँ मैंने ज़्यादा जगह रख ली है, अपने इसको करते हैं एडजस्ट। ओके, इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे अपने। तो डायोड कितने चाहिए अपने को? हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड, सेंटर टेप के अंदर दो डायोड और ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर चार डायोड। इसमें लोड करंट कितना फ्लो करेगा? लोड करंट टोटल रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसके तुल्य होगा। डायोड के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो रेजिस्टेंस के अंदर जो टोटल करंट है उसके तुल्य करंट फ्लो करेगा। आइए टिक कर देते हैं। और सेंटर टेप रेक्टिफायर के अंदर प्रत्येक डायोड में करंट जो फ्लो करेगा वो 0.5 गुना लोड करंट के तुल्य होगा। भी जैसे 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो 5 एम्पियर एक डायोड करेगा, 5 एम्पियर दूसरा डायोड करेगा। ब्रिज रेक्टिफायर में भी 0.5 गुना लोड करंट के तुल्य करंट फ्लो करवाएंगे। हाथों हाथ इनको लिखते रहना, आगे चलते रहेंगे अपने। फ्रिक्वेंसी आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी? तो ये आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी? एक गुना इनपुट फ्रिक्वेंसी के तुल्य, एक गुना इनपुट फ्रिक्वेंसी के तुल्य आउटपुट फ्रिक्वेंसी रहेगी। जैसे इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 एम्पियर है तो इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही रहेगी। सेंटर टेप के अंदर दो गुना इनपुट फ्रिक्वेंसी की तुल्य रहेगी। इनपुट फ्रिक्वेंसी जैसे 50 हर्ट्ज है तो 50 गुना दो 100 हर्ट्ज आउटपुट फ्रिक्वेंसी मिलेगी अपने को। ये अपने लिख रहे हैं पैरामीटर सिंगल फेज का। तो सिंगल फेज के अंदर ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर दो गुना इनपुट फ्रिक्वेंसी के तुल्य आउटपुट फ्रिक्वेंसी रहेगी। जैसे इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी रहेगी 100 हर्ट्ज, गुना दो कर रहे हैं अपने। थ्री फेज में आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी? तो 3 गुना इनपुट फ्रिक्वेंसी के तुल्य आउटपुट फ्रिक्वेंसी रहेगी हाफ वेव रेक्टिफायर में। जिसे इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी रहेगी अपनी 150 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज। थ्री फेज में आउटपुट फ्रिक्वेंसी। और सेंटर टेप रेक्टिफायर के अंदर बात करें तो 6 गुना इनपुट फ्रिक्वेंसी के तुल्य आउटपुट फ्रिक्वेंसी रहेगी। जिसे इनपुट फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज मानते हैं तो आउटपुट रहेगी 300 हर्ट्ज। उसी प्रकार थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 6 गुना इनपुट फ्रिक्वेंसी के तुल्य आउटपुट फ्रिक्वेंसी रहेगी अपने पास। ओके, आरएमएस वोल्टेज क्या रहेगी? आरएमएस आउटपुट वोल्टेज अपने पास क्या रहेगी? तो आरएमएस आउटपुट वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर अपने पास प्राप्त होगी। जैसे वी मैक्स वोल्टेज है तो वी मैक्स अपॉन में दो करेंगे तो आउटपुट आरएमएस वोल्टेज अपने को प्राप्त होगी। सेंटर टेप के अंदर वी मैक्स इनपुट वोल्टेज है तो आउटपुट वोल्टेज रहेगी वी अपॉन में अंडर रूट दो। ब्रिज रेक्टिफायर में भी वी मैक्स अपॉन में अंडर रूट दो आउटपुट फ्रिक्वेंसी रहेगी, आउटपुट वोल्टेज रहेगी। ठीक है भाई, फ्रिक्वेंसी बार बार याद आ रही है आज तो।
औसत आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा। अब धारा की भी बात करें तो आई मैक्स अपन में दो वी आई मैक्स अपन में √2, ब्रिज में आई मैक्स अपन में √2। धारा का मान भी सेम ही रहेगा आरएमएस का। औसत आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज के लिए रहेगा वी मैक्स अपॉन में पाई, और यहाँ पर रहेगा धारा के लिए आई मैक्स अपॉन में पाई। सेंटर टेप रेक्टिफायर के अंदर वी मैक्स 2 वी मैक्स अपॉन में पाई, और धारा के लिए आई 2 आई मैक्स अपॉन में पाई के तुल्य आउटपुट औसत आउटपुट वोल्टेज या धारा मिलेगी। और इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर में औसत आउटपुट वोल्टेज या धारा की बात करें तो 2 वी मैक्स अपॉन में पाई, और धारा के लिए 2 आई मैक्स अपॉन में पाई। ओके, और भी करते हैं इसके अंदर पैरामीटर अपने। फॉर्म फैक्टर क्या रहेगा हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। तो फॉर्म फैक्टर रहता है आरएमएस वैल्यू अपॉन में औसत वैल्यू। तो यहाँ पर देखो अपने आरएमएस वैल्यू क्या लिखी है, 3 फेज आउटपुट फ्रिक्वेंसी, वो हट गया अपने पास। तो अपने आरएमएस वोल्टेज लिखी थी हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर वी मैक्स अपॉन में 2, और औसत मान रखा था अपने 2 नहीं, ओनली वी मैक्स अपॉन में पाई। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वी मैक्स, तो अपने पास वी मैक्स अपॉन में 2 गुणा में रखेंगे इसको, तो पाई डिवाइडेड बाय संख्या अपोजिट हो जाएगी। तो वी मैक्स से वी मैक्स कट गया, पाई डिवाइडेड बाय 2 फॉर्म फैक्टर वैल्यू रहती है किसके अंदर, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। तो वैल्यू अपने पुट करेंगे इसकी, पाई डिवाइडेड बाय 2 फॉर्म फैक्टर की वैल्यू रहती है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। अब देखेंगे सेंटर टाइप रेक्टिफायर के अंदर फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी। तो इसके अंदर फॉर्म फैक्टर की बात करें तो औसत मान था अपने पास वी मैक्स अपॉन में √2, और अपने पास औसत आरएमएस वोल्टेज थी 2 वी मैक्स अपॉन में पाई। इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे तो वी मैक्स अपॉन में √2 गुणा पाई डिवाइड बाय 2 वी मैक्स। वी मैक्स से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू बन जाएगी पाई अपॉन में 2 अंडर रूट 2। याद कर लेना फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11 ही आएगी। तो अपने इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आई सेंटर टेप रेक्टिफायर के अंदर अंडर रूट अंडर अंडर रूट 2 अंडर रूट पाई अपॉन में 2 अंडर रूट 2। ओके, और ब्रिज रेक्टिफायर में भी सेम ही मिलेगी, अंडर रूट 2 पाई अपॉन में अंडर रूट पाई अपॉन में 2 गुणा अंडर रूट 2। ओके, और भी पैरामीटर काफी है इसके अंदर, सभी को सोल्यूशन करेंगे। तो इसके अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर रहता है 65% तक रहता है, सेंटर टेप के अंदर 65%, और ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 95% तक ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर रहता है। एफिशिएंसी की बात करें, दक्षता की बात करें तो दक्षता रहती है 40.6% एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर में, 81.2% एफिशिएंसी
सेंटर टेप रेक्टिफायर में, और 81.2% एफिशिएंसी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में। और कौन सा कंपोनेंट रह गया इसके अंदर, कौन सी टर्म्स रह गई। हाँ, डीसी की बात करें तो डीसी आउटपुट कितना रहता है, डीसी आउटपुट तो 0.45 गुणा इनपुट एसी आरएमएस के तुल्य अगर अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो डीसी आउटपुट अपने को मिलेगा, और 0.90 गुणा इनपुट एसी आरएमएस की बात करें तो मल्टीप्लाई करने से डीसी आउटपुट मिलेगा। यही सेम टू सेम ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर रहेगा। फ्रिक्वेंसी कर लिया वोल्टेज, और अभी अपने पास इसके अंदर, हाँ, थ्री फेज जो अपने पास रेक्टिफायर की बात करें तो इसके अंदर थ्री फेज के अंदर आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं तो हाफ वेव के अंदर 1.19, 1.352, 1.352 रहता है सेंटर टेप में, और 1.352 रहता है ब्रिज रेक्टिफायर में। एवरेज की बात करें तो एवरेज वैल्यू 1.17 हाफ वेव रेक्टिफायर में, सेंटर टेप के अंदर 1.35 रहेगा, ब्रिज रेक्टिफायर में भी 1.35 रहेगा। फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं थ्री फेज रेक्टिफायर के अंदर, हाफ वेव के अंदर रहेगा 0.185, सेंटर टेप में रहेगा 0.06, ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 0.06। और कोई टर्म्स रही तो आगे देख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में पैरामीटर का मिलान कीजिए। तो आरएमएस वोल्टेज क्या रहती है, आरएमएस वोल्टेज रहेगी वी मैक्स अपॉन में, हाफ वेव है तो 2, तो ये हो जाएगा वी मैक्स अपॉन में 2, पहले का एफ। फॉर्म फैक्टर क्या रहेगा हाफ वेव रेक्टिफायर में, अभी आपको बताया, वी वोल्टेज वी मैक्स अपॉन में 2, और आरएमएस ओ अपॉन में एवरेज का अनुपात निकालते हैं, वही अपने पास फॉर्म फैक्टर रहता है। तो वी मैक्स अपॉन में पाई आ गया, और वी मैक्स अपॉन में 2 गुणा, तो गुणा में लेके आएंगे तो संख्या को उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन में वी पाई अपॉन में वी मैक्स, वी मैक्स से वी मैक्स कट गया, अपने पास बचा पाई डिवाइड बाई 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरे का सी। एफिशिएंसी क्या रहती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, अरे यार, एफिशिएंसी रहती है 40.6%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर एफिशिएंसी का 40.6%, और सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर 81.2% एफिशिएंसी रहती है। डायोड का आईडी करंट क्या होगा, आईडी, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर एक पाथ रहता है तो लोड करंट के तुल्य अपने पास, जिस प्रकार ये यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर से आ रहा है, और यहाँ पर अपने पास यहाँ पे लोड कनेक्टेड है, तो करंट यहाँ से ऐसे जाएगा और वापिस आने के लिए आगे से क्लोज पाथ है, क्लोज क्या ओपन पाथ है। तो यहाँ पर जो आउटपुट अपने को वेव फॉर्म मिलती है देखने को, ये पॉजिटिव साइकिल, वापिस गैप, और ये वापिस पॉजिटिव साइकिल। तो जो अपने पास हाफ वेव रेक्टिफायर रहता है, ये नेगेटिव क्लिपर कहते हैं, न कि क्लैंपर। क्लैंपर पैरेलल्स में लगते हैं,
क्लैम्पर सर्किट के अंदर डायोड जो रहेगा वो पैरेलल्स में होगा, क्लीपर सर्किट के अंदर सीरीज में लगा रहेगा तो क्लीपर सर्किट होगा। ओके, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अंदर 4 नंबर का रहेगा अपने पास लोड करंट के तुल्य, 4 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन। तो देखते हैं। तो पहले का एफ, दूसरे का सी, एफ सी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी अपने पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। 4 बैंड कलर कोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है। कलर कोड टेबल समझा कि आपको, एक बार फिर देख लेते हैं। कलर कोड टेबल के अंदर क्या होता है कि जो अपने पास रेजिस्टेंस रहता है 4 लेयर का, तो उसके अंदर स्टार्टिंग के जो 2 अंक रहते हैं वो सीधे अंक लिखे जाते हैं, और जो अपने पास तीसरा रहता है मल्टीप्लाई, और जो अपने पास चौथा होता है वो होता है टॉलरेंस। भी उसके अंदर से करंट फ्लो करने पर उसके मान कितना वेरिएशन कर सकता है। आपको 4 कोड और 5 कोड दोनों समझाऊंगा। पहली लेयर्स रहेगी अपने पास ब्लैक की, दूसरी होती है ब्राउन की, थर्ड लेयर रहती है रेड की, चौथी लेयर्स रहती है ओ ऑरेंज की, पांचवी लेयर येलो, छठी लेयर रहती है ग्रीन की, सातवीं लेयर रहती है PPRYGB ब्लू की, वॉयलेट बैंगनी कलर्स, ग्रे कलर, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर्स। अपने सिल्वर के बाद में लिखते हैं नो बैंड या नो कलर्स। जिसकी अपने ओनली सिर्फ टॉलरेंस पढ़ते हैं वो आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ±20% टॉलरेंस रहती है। अब जो 4 कोड का कलर कोड टेबल रहेगी अपने पास 4 कोड की, जैसे ये अपने पास रेजिस्टेंस है, इसके अंदर ये 4 लेयर्स है, चार लेयर है, तो स्टार्टिंग की जो 2 लेयर रहती है ये होती है अंक, तीसरा मल्टीप्लायर, और चौथा जो रहता है वो होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस भी उसके अंदर से करंट फ्लो करने पर उसके मान में कितना गिरावट हो सकती है या बढ़ोतरी हो सकती है। 5 कोड कलर कोड टेबल की बात करें, 5 बैंड का जो रेजिस्टेंस रहता है अपने पास, इसके अंदर स्टार्टिंग की जो 3 लेयर्स रहती है ये अंक को शो करती है,
चौथा मल्टीप्लाई रहता है, और पांचवा जो होता है वो होता है टॉलरेंस का। ओके, तो अभी चलते हैं टेबल की ओर। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट बैंगनी कलर के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9, और इनके लिए कुछ नहीं रहता, गोल्ड और सिल्वर के लिए। वापिस अपने चार लेयर का जो रेजिस्टेंस रहता है उसके बारे में लिखेंगे। सेम वैल्यू है, 5, 6, 7, 8, ग्रे के लिए 8 और व्हाइट के लिए 9। अब लेयर लिखेंगे, तीसरी लेयर, चार लेयर का जो रेजिस्टेंस रहता है उसके लिए प्रथम दो अंक, प्रथम लेयर दो स्टार्टिंग की रहेगी वो अंक, तीसरा मल्टीप्लायर, चौथा टॉलरेंस होगा। अगर 5 लेयर का है तो स्टार्टिंग के 3 अंक, चौथा मल्टीप्लायर, पांचवा टॉलरेंस। तो अभी ब्लैक के लिए रहती है मल्टीप्लायर के लिए 10 की पावर 0, ब्राउन के लिए 10 की पावर 1, रेड के लिए 10 की पावर 2, ऑरेंज के लिए 10 की पावर 3, येलो के लिए 10 की पावर 4, ग्रीन के लिए 10 की पावर 6, ब्लू के लिए 10 की पावर 6, बैंगनी कलर के लिए 10 की पावर 7, ग्रे के लिए 10 की पावर 8 और व्हाइट के लिए 10 की पावर 9। यहां तक आपने पढ़ा है। गोल्ड के लिए रहती है 10 की पावर -1 और सिल्वर के लिए रहती है 10 की पावर -2। ओके, अभी टॉलरेंस 4 लेयर का रेजिस्टेंस रहता है, उसके अंदर चौथी लेयर टॉलरेंस, और 5 लेयर का जो रेजिस्टेंस रहता है उसके अंदर पांचवें लेयर टॉलरेंस को शो करती है। गोल्ड के लिए टॉलरेंस रहती है ±5% और सिल्वर के लिए ±10%। जो आपको लेयर में बता रहा हूं, नो कलर्स की जो बैंड रहती है या नो बैंड रहती है उसके लिए टॉलरेंस की वैल्यू रहती है ±20%, उसको नहीं लिखूंगा मैं। और व्हाइट के लिए टॉलरेंस रहती है ±10%। कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अभी काफी मॉडिफाइड प्रकार के क्वेश्चन पेपर वर्तमान में बनाए जाते हैं। तो व्हाइट के लिए टॉलरेंस ±10%, ब्लैक के लिए ±20% टॉलरेंस, यानी कि नो बैंड के तुल्य। ब्राउन के लिए ±1% टॉलरेंस, रेड के लिए ±2% टॉलरेंस, ऑरेंज के लिए ±3% टॉलरेंस, और जो येलो कलर रहता है इस लेयर के अंदर जो रेजिस्टेंस का टॉलरेंस होता है ये काफी सेंसिटिव माना जाता है रेजिस्टेंस, इसीलिए इसके अंदर टॉलरेंस की वैल्यू लेते हैं ±0%। ग्रीन के लिए ±0.5%, ग्रीन के बाद में ब्लू, ब्लू के लिए टॉलरेंस ±0.25%, और बैंगनी कलर के लिए प्लस माइनस टॉलरेंस 0.1% टॉलरेंस, और जो अपने पास ग्रे कलर रहता है इसके लिए टॉलरेंस ±0.05%। येलो कलर के बाद में सबसे हाई सेंसिटिविटी का जो रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस वाले टॉलरेंस की बात करें, टॉलरेंस वाले रेजिस्टेंस की, तो वो रहता है ग्रे कलर का, ±0.05%। कोई भी रेजिस्टेंस जैसे 1000 ओम का है तो उसके अंदर टॉलरेंस जो रहेगी 0.05% टॉलरेंस रहती है। ओके, पूरी कलर कोड आपको समझ आ गई होगी शायद। तो चलते हैं, ऐसा कुछ था भी नहीं। तो इसके लिए ब्लू के लिए रहेगी BROY GB 6, ग्रे के लिए रहेगा 8 गुणा गोल्ड है तो इसके लिए 10 की पावर -1,
और ग्रीन कलर जो रहेगा इसके लिए टॉलरेंस क्या होगी, बीबी। ब्लैक के लिए टॉलरेंस रहेगी तो ±20%, ब्राउन के लिए 1%, रेड के लिए 2%, ऑरेंज के लिए 3%, येलो के लिए 0% और ग्रीन के लिए 0.5%, 0.5% टॉलरेंस। तो ऑप्शन अपने पास 0.5 लगा नहीं है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं पहले इतने को। तो इसका मतलब हो जाएगा 68 अपॉन में 10, तो 6.8। तो इसके लिए यहाँ पर प्लस माइनस बी ऑप्शन बिल्कुल सही है अपने पास। इसके अंदर रहेगा 6.8 गुणा 0.5% टॉलरेंस रहेगी। यहाँ पर पॉइंट लगना था, वो लगाया नहीं। ओके, तो ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड आउट इंडक्टेंस। तो दो इंडक्टर लगे हुए हैं, इनकी पोलरिटी अपोजिट तरीके से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो एक दूसरे की जो रहता है असहयोगी स्वभाव के नेचर से कनेक्टेड है। अगर सहयोगी स्वभाव से रहता तो ऐसे दोनों से सेम साइड से करंट एंट्री पॉइंट जो है शो करता। इसके लिए अपने पास फॉर्मूला रहेगा L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। अब यहाँ पर सहयोगी स्वभाव का है तो प्लस रहता, अगर विपरीत नेचर का रहेगा तो माइनस रहेगा। अभी इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं। L1 है, L1 का मान 5 प्लस L2 है 5 हेनरी का, और विपरीत पोलरिटी के साथ कनेक्टेड है तो माइनस एम। एम म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो करता है, दोनों का म्यूचुअल कॉमन इंडक्टेंस कितना है, तो वो 2 हेनरी का है, तो 2 गुणा 2 2m है, इसीलिए 10 माइनस 4, तो 6 हेनरी अपने पास इंडक्टेंस हो जाएगा। ये ऑप्शन 6 हेनरी है, इसमें 8 हेनरी है, इसमें 21 हेनरी है, और डी ऑप्शन के अंदर 12 हेनरी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास ए। क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। अगर इसमें इंडक्टेंस, दो इंडक्टेंस पैरेलल्स में लगे हुए हैं इस प्रकार से, तो अब ए पॉइंट और बी पॉइंट के मध्य इंडक्टेंस कितना होगा। यहाँ पर डॉट ये शो कर रहा है, दोनों में सेम प्रकार से करंट जो है दोनों डॉट से एंट्री पॉइंट को शो कर रहा है। इसकी वैल्यू 5 हेनरी, इसकी वैल्यू 5 हेनरी, और दोनों का जो कॉमन इंडक्टेंस है वो है 2 हेनरी का। तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है L1 गुणा L2 माइनस एम स्क्र अपॉन में L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। पैरेलल्स के अंदर अगर सहयोगी नेचर का है तो यहाँ पर माइनस होगा, असहयोगी स्वभाव का है तो प्लस रहेगा। अभी ये दोनों में सहयोगी स्वभाव है तो इसमें प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। असहयोगी स्वभाव का ये डॉट यहाँ की बजाय यहाँ पर लगा रहता तो ये हो जाता असहयोगी स्वभाव, इसके लिए लगता प्लस। इसको हल आपको सहयोगी स्वभाव विपरीत नेचर से बता देता हूँ, विपरीत नेचर से। और इस डॉट को हटा देते हैं अपने, और ये डॉट है यहाँ पर लगा हुआ। तो L1 गुणा L2, 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, माइनस एम स्क्र, एम मतलब म्यूचुअल, 2 का स्क्र 4 हो जाएगा, अपॉन में L1 प्लस L2, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। विपरीत नेचर का है तो प्लस लगेगा, और 2m यानी कि 2 गुणा 2 4, तो अपॉन में हो जाएगा 14, और ऊपर 25 गया 21, यानी कि 21 अपॉन में 14, 21 अपॉन में 14 हेनरी का
म्यूचुअल टोटल इंडक्टेंस देखने को मिलेगा। शायद आपको बिल्कुल इजीली दोनों बता दिए हैं, सीरीज और पैरेलल इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए। दो कॉइलों का या तीन कॉइलों का या अनेक कॉइलों का म्यूचुअल इंडक्टेंस तो होता है, उसी प्रकार से L1 सेल्फ इंडक्टेंस, L2 सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का इंडक्टेंस बता रही है, और जो M रहता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो करता है। सभी शाखाओं में धारा का मान ज्ञात करो। इसके अंदर क्वेश्चन अपने पास पूरा नहीं है, तो क्वेश्चन मैंने उतार लिया था। क्वेश्चन है यहाँ पर अपने पास, ये 5 ओम का है। ये अपने पास 5 ओम का है। 14 वोल्ट की ये बैटरी है। 10 वोल्ट की ये बैटरी है। 10 ओम का ये रेजिस्टेंस है। 20 वोल्टेज का ये वोल्टेज सोर्स है, और इसका ओम है 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ये धारा की वैल्यू है I1, ये I2 और ये है I3। तो इसके अंदर I1, I2, I3 का मान ज्ञात करना है। केसीएल मेथड से करेंगे। आपको जैसा बताया कि अपने जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे उसके अंदर केसीएल, केवीएल 400 से 500 और 900 से 1000 क्वेश्चन के बीच में न्यूमेरिकल आएंगे। ये स्टार्टिंग में नॉर्मल छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, सोल्यूशन करते हैं। ये जो पॉइंट अपने को शो कर रहा है, इसे अपने मानेंगे वी ए पॉइंट मानो, वी बी मानो, आपका जो जिक्र है वो मानो। ओके, ये अपने एक जंक्शन माना है। दो पॉइंट जहां पर कनेक्ट होते हैं उसे नोड कहते हैं, और तीन या तीन से अधिक एक पॉइंट पर कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं उसे जंक्शन कहते हैं। तो इसे आपने वी नोड मान लिया, और ऐसे माना कि इस टर्मिनल से सभी करंट एग्जिट कर रहे हैं। तो एक नॉर्मली अपने ये जो I3 मैंने लिखा है, इसको हटा के यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऐसे शो कर देता हूँ कि पॉइंट से सभी करंट जो है जा रहे हैं, आने का कोई पाथ नहीं दिखाएंगे। बाद में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा, आपको बताऊंगा मैं। तो इसके लिए I3 जो है वो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये है I3, अपने मान रहे हैं, एक बार क्वेश्चन के हिसाब से नहीं देख रहे। I3 माना, ये दोनों तीनों जो करंट है वो जंक्शन से जा रहे हैं। इसी हिसाब से अपने लिखेंगे ये इक्वेशन। तो स्टार्टिंग में अपने पास वोल्टेज है VA माइनस, यहां से अपने चले तो प्लस पॉइंट आया, और यहां से चलते चलते फिर वापस प्लस आया। तो ये टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 10 और 14 कितनी वोल्टेज होगी? 24, 24 अपॉन में 5, और यहां तक पहुंचने में कितना रेजिस्टेंस अपने को पाथ में मिला? तो ये रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम का, ये 5 ओम का, ये अपॉन में 10 प्लस सेकंड इक्वेशन I2 ब्रांच के लिए लिखते हैं। तो VA आपने नोड वोल्टेज माना है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5, वोल्टेज अपॉन में धारा ही रहता है, प्लस वापस इक्वेशन लिखेंगे। अपने इसमें सेकंड जो यहाँ से ऐसे चल रहे हैं तो ये पॉइंट ले रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं तो ये पॉइंट ले रहे हैं रेजिस्टेंस का, वोल्टेज सोर्स का ये ले रहे हैं, करंट सोर्स का भी सेकंड टर्मिनल से ही लेते हैं। ये आप ध्यान रखना, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। VA माइनस चलते हैं तो माइनस में 20 वोल्टेज आ जाएगा। ट्वेंटी वोल्ट अपॉन में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इज इक्वल्स टू 0। जंक्शन पे जो धाराओं का योग मान रहे हैं अपने,
वो मान रहे हैं 0। तो सबका एलसीएम लेते हैं। 10 5 10 का एलसीएम आएगा 10। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जिस वह संख्या होती है जिसके अंदर सभी संख्याओं का भाग पूर्णतः चला जाए बिना किसी शेषफल के। तो अब 10 को डिवाइड करेंगे 10 से, क्या आएगा 1। 1 को गुणा करेंगे VA से तो VAA माइनस 24। 24 को 1 से गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा। 5 को डिवाइड किया 2, 2 गुणा VA तो 2VA प्लस 10 को डिवाइड किया तो 1 और 1 गुणा VA तो VA प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 गुणा, ये प्लस नहीं माइनस का है, -20 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर वोल्टेज 24 और 20 आ गया 44, माइनस का आएगा। माइनस को 0 की साइड लेके जाएंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 44 इज इक्वल्स टू VA 2VA VA 4VA हो गया। अब VA इज इक्वल्स टू 44 अपॉन में 4 तो आ जाएगा अपने पास 11। 11 अपने को मिली है नोड वोल्टेज। ग्यारह अपने पास है नोड वोल्टेज। ऊपर अपने फॉर्मूला लिखा था V, ये जो फॉर्मूला है ये I1 का है, ये I2 के लिए लिखा था, ये I3 के लिए लिखा था। तो अपने को धारा का मान ज्ञात करना है I1। I1 ज्ञात करने के लिए VA वोल्टेज का मान कितना है 11 माइनस 24 अपॉन में रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी 10। तो इसका मान ज्ञात करते हैं अपने। 11 माइनस 24 प्लस माइनस की वैल्यू रखनी है, प्लस की आई तो प्लस रखना है, माइनस आई तो माइनस रखना है। इज तो माइनस के 13 अपॉन में 10 1.3 एम्पियर कितना आया माइनस का 1.3 एम्पियर्स। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है कि माइनस का ये बताना है कि धारा का मान अपने फॉर्मूला लिखा कि करंट का मान ऐसे फ्लो कर रहा है। माइनस कहने का मतलब है कि धारा का मान ऐसे नहीं, धारा का मान फ्लो कर रहा है ऐसे। तो अपने इसको हटा देते हैं। धारा का मान फ्लो कर रहा है ऐसे। धारा का मान फ्लो, अब मैंने ये तीर का निशान बनाया है, इसके हिसाब से लिखेंगे तो सीधा लिखेंगे प्लस 1.3 एम्पियर। अगर इसे पहले की डायरेक्शन में दिखाना है, अब अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो करंट की वैल्यू है वो तीर का निशान कैसे शो किया हुआ है, इस साइड में धारा का मान इधर जा रहा है। तो अपने लिए करंट की वैल्यू रहेगी -1.3 एम्पियर। ऑप्शन अपने लिए बिल्कुल सही है। I1 धारा का मान 1.3 एम्पियर। V2 की वैल्यू लिखेंगे, V2 के लिए 11 वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस की वैल्यू 5, तो इसके लिए आ जाएगा 2.2 एम्पियर्स। और ये प्लस में आया है तो धारा की वैल्यू रियलिटी में इधर ही फ्लो कर रही है, नीचे जिस साइड में एरो शो कर रहा है उधर ही 2.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। I2 I3 मानते हैं अपने। I3 के लिए फॉर्मूला था VA माइनस 20 अपॉन में 10। तो VA की वैल्यू अपने ज्ञात की 11 माइनस वोल्टेज कितना है 20 अपॉन में रेजिस्टेंस की वैल्यू 10। तो ये आ जाएगा माइनस का 9 अपॉन में 10। तो धारा का I3 वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल्स टू -0.9।
एम्पियर्स। ओके, किसी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट हो तो बताना। अगली बार क्वेश्चन आएगा ऐसा केवीएल केसीएल का। केसीएल जो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, केवीएल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर आधारित है। तो अपने जो ये करंट की वैल्यू ज्ञात की है, अगली बार क्वेश्चन ऐसा आएगा तो केवीएल एंड केसीएल दोनों से सत्यापन करेंगे उसका। अभी दोस्तों इतना ही, पूरा आपको फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। स्टार्टिंग में अपने एक क्वेश्चन लिखा और ये तीर का निशान अपने एरो शो किया कि धारा का मान इधर जा रहा है, जिस हिसाब से पहले ड्रॉ किया था। तो ये I1 करंट है, नीचे जा रहा है 5 ओम के रेजिस्टेंस में, वो I2 धारा का मान होगा। और जो करंट इधर से आ रहा है I3 ब्रांच के अंदर। अब यहाँ पर अपने माइनस शो किया, ये अपने माना था कि करंट का मान इधर जा रहा है, हालांकि ये इधर ही जा रहा है। तो ये माइनस में नहीं रहेगा, ये रहेगा +0.9 एम्पियर, +0.9 एम्पियर। ओके, तो सबसे पहले अपने केसीएल लिखा। केसीएल के लिए ये नोड वोल्टेज जो है इसको अपने माना VA, आप मानो तो VZ मान लो, X मान लो, जो आपका मन करे। तो VA माइनस सेकेंड टर्मिनल चूज कर रहे हैं हर एक तो एनर्जी सोर्सेज का। रेजिस्टेंस का भी सेकेंड टर्मिनल, तो इधर से चलते हुए 10 वोल्टेज प्लस माइनस एड हो रहा है, मतलब वोल्टेज एडिटिव पोलैरिटी का है। 10 और 14 24 हो गई। और सेकेंड टर्मिनल लिया माइनस का, तो -24, और 5 और 5 ओम का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम। तो अपन में 10 वोल्टेज अपन में धारा, वोल्टेज अपन में रेजिस्टेंस करते हैं तो वो धारा आती है V अपन में R। और सेकंड ब्रांच I2 के लिए देखें तो V नोड वोल्टेज है और अपन में 5 ओम का रेजिस्टेंस है। प्लस I3 ब्रांच के लिए VA माइनस सेकेंड टर्मिनल से लिया -20 अपन में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, अपन में 10 इज इक्वल्स टू 0। ब्रांच पर आने और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, 0 के तुल्य। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन से चला जाएगा, जंक्शन पे करंट रुकेगा नहीं। माइक्रो, नैनो, पिको एम्पियर, किसी एम्पियर्स के अंदर जंक्शन पर करंट नहीं रुकता है, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। अब इसके लिए +10 +5 और 10 के लिए अपने एलसीएम लिया। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर इन जिन संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं उनके द्वारा वो संख्या डिवाइड हो जाए। एलसीएम जो निकालेंगे वो डिवाइड हो सके, तो आपने 10 लिया, 10 के अंदर 10 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 10 से डिवाइड होगा। 10 का भाग किया 10 के अंदर तो आया 1, 1 गुणा वी माइनस 1 गुणा 24, तो 24 प्लस 5 को डिवाइड किया 2, 2 गुणा वी तो 2 हो गया, प्लस 10 को डिवाइड किया 10 से तो आया 1, 1 माइनस 1 गुणा वी माइनस 1 गुणा 20, तो 20 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद में अपने 24 और 20 दोनों माइनस की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा -44, और इधर इसको 0 की साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 44, और इधर वैल्यू रहेगी अपने इक्वल में 4VA। एक VA ये रहा, 2 VA ये है और एक VA ये है। तो 4VA इज इक्वल्स टू VA इज इक्वल्स टू 44 अपॉन में 4। तो वोल्टेज, जंक्शन वोल्टेज की वैल्यू आई अपने पास 11। अब ये फॉर्मूला I1 करंट का है, ये I2 का है और ये I3 ब्रांच का है। तो VA माइनस VA अपने पास 11 है, 11 माइनस 24 अपॉन में टर्म सोल्यूशन करना है। अपने इधर ही माना था कि जंक्शन जिस साइड में करंट डायरेक्शन डायग्राम में शो कर रखी है उधर ही धारा का मान फ्लो कर रहा है। तो ये आया -1.3 एम्पियर। तो धारा प्लस से बाहर निकलती है जब वो एनर्जी देती है, एनर्जी सोर्सेज एनर्जी देता है तो
वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। अब इधर अंदर जा रहा है तो ये माइनस में शो कर दिया। माइनस का मतलब है ये धारा अंदर जा नहीं रही है, उससे निकल रही है। तो आपने जिस हिसाब से तीर के निशान से पूछा एरो का कि आई वन करंट की वैल्यू क्या है, तो आपने बता दिया। ओके, आई टू के लिए 11 अपॉन में 5 तो 2.2 एम्पियर आ गया। आई थ्री के लिए वी अपने पास 11 है, 11 माइनस 20 अपॉन में 10 किया तो ये आ गया -9 अपॉन में 10, 10 तो ये आ गया -0.9 एम्पियर्स। अपन ने माना था कि करंट इधर जा रहा है, लेकिन माइनस का है तो करंट इधर जा रहा है। रियलिटी के अंदर तीर का निशान भी ऐसे ही बता रहा है कि करंट का मान फाइगर में जो लिखा हुआ है, फाइगर में जो शो कर रहा है चित्र के अंदर डायग्राम में, उसी प्रकार अपने को दिखाना है। तो माइनस की बजाय ये हो जाएगा प्लस। तो अपने पास आई वन करंट रहेगा -1.3 एम्पियर, आई टू की वैल्यू रहेगी 2.2 एम्पियर प्लस का, आई वन माइनस का, आई टू प्लस का 2.2 एम्पियर, और आई थ्री की वैल्यू रहेगी प्लस 0.9 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये डायग्राम बना लेना, देखना सॉल्यूशन करके, केसीएल मेथड लगा के देखना, केवीएल लगा के देखना। आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मेथड से किया है, सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है केसीएल का, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। और केवीएल जो है किरचॉफ सेकंड लॉ है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर आधारित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन दोष किस वोल्टेज से कम वोल्टेज लंबे समय तक एक बिना उपयोग के कारण हो सकती है? तो सल्फेशन दोष जो है वो 1.8 वोल्टेज से कम होने पर सल्फेशन दोष होता है। लेड एसिड जो बैटरी रहती है, लेड एसिड बैटरी और निकल आयरन बैटरी। लेड एसिड बैटरी के अंदर वोल्टेज रहती है 2.1 वोल्टेज, और निकल आयरन के अंदर रहती है 1.2 वोल्टेज। इसकी पॉजिटिव प्लेट रहती है PbO2 की, और इसकी रहती है Ni निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH4, NiOH4। और इसके अंदर नेगेटिव बैटरी प्लेट रहती है Pb की, और इसके अंदर रहती है Fe आयरन की। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट रहता है H2SO4। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस 21% लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। ओके, बाकी बैटरी को देखेंगे उस टाइम, करेंगे पूरा सोल्यूशन। अभी अपने पास हो जाता है सल्फेशन दोष रहता है, बैटरी को लंबे समय तक डिस्चार्ज कंडीशन में रखते हैं। तो जो अपने पास लेड रहता है, शीशा होता है, वो कठोर होना स्टार्ट हो जाता है, सल्फेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसको दूर करने के लिए बैटरी को करते हैं ट्रिकल चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। और एक होता है सेंटिमेंटेशन दोष, उसके अंदर क्या जो नीचे बैटरी के नीचे गैप्स रहते हैं, कीच कर बोलते हैं जिसको, उसके अंदर प्लेटें खुलती रहती है, उसके अंदर जमा होती रहती है। तो धीरे धीरे वो भरने के बाद में प्लेटों का इंटरनल शॉर्ट सर्किट होगा, जिसके कारण बैटरी इंटरनल ही डिस्चार्ज हो जाती है। उस दोष को दूर करने के लिए पूरा एसिड चेंज करना पड़ता है, पूरा इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते हैं, और पूरा इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते हैं। बकलिंग दोष क्या होता है, बैटरी को अत्यधिक ज्यादा करंट से चार्जिंग करें या करें डिस्चार्जिंग, तो प्लेटें इंटरनल ही मुड़ जाती है अंदर। इंटरनल मुड़ने के बाद में प्लेटों का इंटरनल शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके कारण बैटरी की अ, सही कंडीशन में करने के लिए उनकी प्लेटों को ही चेंज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, आंसर नंबर ए। समान प्रतिरोध डेल्टा परिपथ में शक्ति खपत P है, उसी समान स्टार प्रतिरोधों में पावर खपत रहेगी। अगर स्टार के अंदर धारा की वैल्यू I है तो डेल्टा के अंदर रहेगी
3i। स्टार सर्किट के अंदर पावर P है, तो डेल्टा सर्किट के अंदर पावर रहेगी 3P। जब रेजिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यू सेम रही तो इसके अंदर स्टार के अंदर धारा आई तो डेल्टा में 3i, स्टार में पावर P तो डेल्टा में 3P रहती है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये स्टार सर्किट है, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो अपने ये R माने, ये Y माने, ये B माने, इसे R माने, इसे Y माने, इसे B माने। तो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए R गुणा Y प्लस Y B प्लस B Y अपॉन में अपोजिट। जैसे अपने को ज्ञात करना है डेल्टा के अंदर Y की ब्रांच का, तो अपॉन में उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो स्टार के अंदर ब्रांच है, जैसे B आ गया तो B से डिवाइड करेंगे। अभी ऊपर तो वैल्यू सेम ही है, नीचे चेंज करते रहते हैं। इस प्रकार डेल्टा, इसको यहाँ पर डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। अपने को इस ब्रांच का चाहिए डेल्टा में, तो बी के द्वारा डिवाइड करेंगे। इस ब्रांच का चाहिए तो वाई ब्रांच के द्वारा, और इस ब्रांच का चाहिए तो आर को डिवाइड करेंगे। इसके अंदर अपने कोई वैल्यू लेते हैं, आपको बताते हैं। स्टार के अंदर सभी ब्रांच का रेजिस्टेंस है 3 ओम का। ओके, तो अपने पास हो जाएगा 3 गुणा 3 9, और 9 तिया 27 हो जाएगा 27। अपोजिट ब्रांच है 3 की, तो डेल्टा के अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगा 9 प्रत्येक ब्रांच का, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम ली है। उसी प्रकार डेल्टा में बात करें, ये डेल्टा परिपथ है अपने पास, स्टार में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस माने अपने 9 ओम का, वापिस 3 करना है अपने को। तो अपने इसके बीच में ड्रॉ करते हैं डेल्टा स्टार को। अपने को चाहिए स्टार में इस ब्रांच का रेजिस्टेंस। ओके, तो अपने करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे ये ब्रांच माने अपने R, ये Y और इसे माने B, तो R गुणा Y अपॉन में R प्लस Y प्लस B डिवाइड कर देंगे। जिस प्रकार निम्न 81 9 गुणा 9 81 अपॉन में 9 9 9 27 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आएगा 3 ओम। ओके, तो ये डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टार टू डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो पावर अपने पास हो जाएगी 3p/3। अगर यही कहता स्टार के अंदर पावर P है और डेल्टा में क्या होगी तो 3p हो जाता। अभी आंसर रहेगा अपने पास C। निकल आयरन बैटरी में धनात्मक प्लेटों की चालकता बढ़ाने के कितनी मात्रा में क्या मिलाया जाता है? तो निकल आयरन अपने पास बैटरी है, निकल आयरन बैटरी के अंदर चालकता कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए 17% ग्रेफाइट को मिलाया जाता है, और इसका जीवनकाल बढ़ाने के लिए 2% बेरियम हाइड्रोक्साइड, 2% बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। अभी अपने पास आंसर नंबर हो जाएगा बी इसका। पॉजिटिव प्लेट जो रहेगी निकल आयरन बैटरी की बात करें तो NiOH निकल हाइड्रोक्साइड चार्जिंग कंडीशन में ये होगी, और नेगेटिव प्लेट का रहेगा Fe। आयरन डिस्चार्जिंग कंडीशन में बात करें तो पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी NiOH2, और नेगेटिव प्लेट हो जाएगी FeOH2। ओके, फेरिक हाइड्रोक्साइड नेगेटिव प्लेट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। निकल आयरन बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होती है? आपने लेड एसिड बैटरी की स्पेसिफिक
डेंसिटी देखी होगी, लेकिन निकल आयरन बैटरी के अंदर आपने सोचा ही नहीं। इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है, इसकी वास्तव में जो आप एवरेज आपेक्षिक स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो ये रियल में चेंज नहीं होती है। एक फिक्स वैल्यू रहती है, वो होती है 1.17 से लेकर 1.18 स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर बी, निकल आयरन या निकल कैडमियम दोनों में सेम वैल्यू रहती है। आपको एक दिन एडमिटेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल पढ़ाई थी। उसके अंदर एडमिटेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहता है अंडर रूट जी स्क्वायर्स प्लस बी स्क्वायर्स। तो ऑप्शन नंबर पहले का रहेगा सी। इसको देख के विचलन मत होना। ऑप्शन नंबर पहले का सी। और सस्पेंटेंस के लिए एडमिटेंस जो होता है ये इम्पीडेंस का व्युत्क्रम रहता है, सस्पेंटेंस जो होता है ये रिएक्टेंस का व्युत्क्रम होता है, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम रहता है। सस्पेंडेंस के लिए आपको बताया था फॉर्मूला, और इन तीनों की यूनिट रही रहती है महो। ओके, जिस प्रकार ये एडमिटेंस ट्रायंगल है तो इसके अंदर तीनों की यूनिट महो है। इम्पीडेंस ट्रायंगल के अंदर तीनों की यूनिट रहती है ओम। और पावर जो ट्रायंगल रहता है उसके अंदर यूनिट अलग होती है, एपरेंट पावर की रहती है केवीए। और जो अपने पास ट्रू पावर या एक्चुअल पावर की बात करें तो वो किलोवाट में रहती है, और रिएक्टिव पावर केवीएआर के अंदर रहती है। सस्पेंडेंस के लिए अपने होता है एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कंडक्टेंस के लिए रहता है आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो पहले का रहेगा अपने पास सी, और सस्पेंडेंस के लिए ए, और कंडक्टेंस के लिए बी। तो सी ए बी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट रहेगा 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, थ्री फेज स्टार्टर के कनेक्शन दर्शाए जाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, आर T1 T2 T3 जो कनेक्शन रहते हैं ये स्टार्टर, ये होते हैं कॉन्टैक्टर के। L1 L2 L3 ये लाइंस को, ये होती है स्टार्टर के। UVW वाइंडिंग सीक्वेंस दिखाता है, और RYB जो होता है ये फेज सीक्वेंस को शो करता है। तो थ्री फेज स्टार्टर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 के द्वारा शो किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का। प्रश्न में दिए गए स्टेटमेंट में नोट इनकरेक्ट है, बताओ भाई। बैटन वायरिंग करते समय दो लिंकों के मध्य हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज के अंदर 10 सेंटीमीटर का अंतराल रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो लिंक लैंप्स रहती है इनको वर्टिकल कंडीशन के अंदर बैटन वायरिंग करते समय दो लिंक लिंकों के मध्य 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रहती है, जबकि वर्टिकल कंडीशन में 15 सेंटीमीटर की। तो बैटन वायरिंग करते समय दो लिंक लिंकों के मध्य पार्टिकल नहीं वर्टिकल, वर्टिकल में 15 सेंटीमीटर का अंतराल निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी स्टेटमेंट अपने पास सही है। ये कह रहा है नोट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब गलत, और नोट गलत नहीं है। कौन सा गलत नहीं है, दोनों ही गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, आपको वीडियो जो पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, गुड बाय, ओनली बाय, टेक केयर।